नमस्कार साथियों, मैं अजीत तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि इवनिंग से मैसेजेस मेरे पुराने विद्यार्थियों के आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम औसम हुआ और कुछ लोग अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि वो कोचिंग क्लासेस करते रह गए, नोट्स ठीक से रिवाइज नहीं कर पाए, तो आप परेशान नहीं होंगे। फाइन। मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बहुत कम समय में एक लंबी बात करने वाला हूं। बार बार मैंने आपसे कहा है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के जो रिजल्ट में परसेंटेज ड्रॉप आई है उसका मुख्य कारण उचित संसाधनों का इस्तेमाल न कर पाना ही है। कई बार लैंग्वेज बाधा बन जाती है ना। इसलिए मैंने अभी जो अनअकैडमी मुखर्जी नगर में क्लासेस ली और हिंदी मीडियम के बैच में मैंने जो ज्योग्राफी कराया उसमें मैंने इंग्लिश के सोर्सेज को रेफर किया, चाहे बात स्टॉलर की हो, चाहे बात डाउन टू अर्थ की हो, चाहे बात जीसी लियोंग की हो, चाहे बात एनसीईआरटी जो दोनों माध्यम में एक समान है, और इस तरह की डाइवर्स सोर्सेज का हमने इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ, जी हाँ ध्यान सुनिएगा, नतीजा ये हुआ आपको जान के ताजुब होगा कि मोर देन 70% क्वेश्चन सीधे नोट्स से आए। जी हाँ, ये पूरी बात बच्चों के वीडियो पोर्टल पे है और मार्केट पे अवेलेबल मेरे नोट्स पे है। जैसे ये मेरा फिजिकल ज्योग्राफी भाई अजीत तिवारी सर, फिर इंडियन ज्योग्राफी भाई अजीत तिवारी सर, और एनवायरमेंट भाई अजीत तिवारी सर। ये सारी बात मैं हिंदी मीडियम की कर रहा हूं जहां मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से नोट्स कंपाइल किया। आइए ज़्यादा समय लगाए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरे पास जो सेट अवेलेबल है वो है सेट डी। सेट डी मेरे पास अवेलेबल है जिसमें मैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी के क्वेश्चंस के बारे में कुछ चर्चा आपसे करने वाला हूं। ठीक, तो जब तक यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर न आ जाए तब तक मैंने प्रयास किया है, काफी क्लोज आने का प्रयास किया है। हर बार एक दो क्वेश्चंस की डिफरेंस तो रहती है, आप जानते हो, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं सेट डी की, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य है। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप आराम से क्वेश्चन को देखें। तो अगर हम कनाडा एंड यूएस की बात करें तो लगभग 8,900 किलोमीटर। ठीक, अगर हम चिली और अर्जेंटीना की बात करें तो लगभग 5,308 किलोमीटर। अगर हम चीन और भारत की बात करें लगभग 4,056 किलोमीटर। और अगर हम कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन की बात करें तो 7,800 किलोमीटर। ये आपके सामने आंकड़े हैं और यहां से पूछा गया कि भाई सबसे लंबी, तो राइट आंसर इज ए, कनाडा एंड यूएसए। ठीक, तो आइए इस बार हमने ऑब्जर्व किया है, जो बार बार मेरा बल रहता है कि बेसिक्स हमने इसी तरह इंडिया जब डील किया तो नोट सामने पड़ा हुआ है। हमने इंडिया के सारे फ्रंटियर्स की बाउंड्री, स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज सारी बातें हमने कवर की थी। चलिए, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कैसे रसिया और कजाकिस्तान की बाउंड्री आपको दिख रही है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? चर्चा में थी रिपोर्ट हाल ही में। आइए इस बात को समझते हैं। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी अफ्रीका में अगर बात करें तो निम्न जन्म दर, वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या, इसमें से कौन सा कूट है, कौन सा कोड है जो इससे संबंधित है ना। तो आप अपने कमेंट सेगमेंट में अपना आंसर बताने का प्रयास करें। कमेंट सेगमेंट में जो आपको आंसर लग रहा है, आपके सामने विकल्प है ए बी सी डी, आप उसको बताने का प्रयास करें। जापान की बात करें तो जापान चर्चित है लो बर्थ रेट, जो सन 2000 में जापान की बर्थ रेट की बात करें जो 9.5 था, यानी 9.5, ध्यान सुनिएगा, 9.5 बर्थ प्रति 1000 महिला सन 2000 में। ठीक, वो घट के
2020 में 6.8, इसी कारण ये चर्चा में आया। तो जापान तो राइट आंसर, आप जानते हो जापान में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, पिरामिड्स कुछ आपकी और ऐसी बनेंगी। तो अब सेकंड राइट है। आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन जो मैंने सिखाया था, बी कट डी कट। अब आपके पास विकल्प है 1, 2 और 4, 2 और 4। ध्यान सुनिएगा, बड़ा मजेदार क्लोज ऑप्शन यूपीएससी ने दिया है। अगर इटली की बात करें तो पूरे यूरोपियन यूनियन में इटली के पास आप देखेंगे लोवेस्ट बर्थ रेट है। वहां के युवा रोजगार में और जिम्मेदारियों को उठाने से बच रहे हैं। मैं इटली की बात कर रहा हूं, आप इसे अपने पर ना लें, ठीक। तो आप देख पा रहे हो, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, कि इटली की अगर बात करें, गवर्नमेंट के डाटा की बात करें तो 1.24 कितना कम, देखिए जो 2022 में था वो और घट के 1.2 हो गया 2023 में। ओ माय गॉड, इटली आपके सामने सही आ गया। इटली जापान 1 और 2 का ऑप्शन है नहीं, तो आप दक्षिण कोरिया है ही, आप जानते हो, ठीक। तो साउथ कोरिया के पास विश्व की लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है, ठीक, जो कि बिल्कुल 0.72 गिर गई है। माय गॉड, कितनी? 0.72। देख रहे हो आप हम लोग कितने मानव संसाधन के धनी हैं और इनकी हाल कैसी हो रही है। सो ए इज द राइट आंसर, 1, 2 and 4, इटली, जापान एंड साउथ कोरिया। इसे मैंने डिटेल में समझा दिया है। जापान बर्थ डिक्लाइन फ्रॉम 9.5 बर्थ पर 1000 women in 2000 to 6.8 per 1000 women in 2020. A declining population, birth rate coupled with long life expectancy have resulted in an aging population. ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। इटली की बात करें तो had one of the lowest birth rate in European Union and country is aging at much faster rate। क्यों भाई? आप साफ साफ देख पा रहे हो, रिपोर्ट आपके पास गवर्नमेंट की है क्या कि बर्थ रेट 1.24 जो 2022 में थी वो ड्रॉप कर गई है 1.2 इन 2023। सो अभी भी जापान से मल्टीपल टाइम्स लो इनकी बर्थ रेट है। साउथ कोरिया वर्ल्ड का लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट, तो आपके पास वैल्यू कितनी? 0.72 इन 2023, जो 0.78 से ड्रॉप कर गई जो 2022 में थी। इस तरह आपके पास आंसर आ गया 1, 2 and 4। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कथन 1, सुमेध पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। स्टेटमेंट 2, सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। दोनों कथन को देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे ताकि दोनों विद्यार्थियों को फायदा हो। तब तक इंग्लिश वाले आंसर कमेंट में टाइप करिए। सुमेध पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ की बात हो रही कि तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। सुमेध पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप कथन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक, और समझने का प्रयास करेंगे। स्वेज कैनाल आपको याद है, स्वेज कैनाल भी लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन। सुमेध पाइपलाइन एंटायरली लोकेटेड इन इजिप्ट, है ना, वेरी स्ट्रेटेजिक इन लोकेशन। यानी आप आराम से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्या दिख रहा है आपको? दोनों कथन सही है, ठीक। अब स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, दोनों कथन सही है। सो बी इज द आंसर। ये आपको दिख रहा है साफ साफ, सुमेध पाइपलाइन, ये स्वेज कैनाल, ये रेड सी, ये मेडिटेरेनियन सी। रेड सी से आप, ये आपको पोर्ट सही दिख रहा है ना,
मेटेरियल सी दिख रहा है आपको, एन सुखना से सीडी खेरीर, ये आपको सुमेत पाइपलाइन दिख रही है, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, ठीक। सो बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। लाल सागर की बात करें तो किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता, कोई खास ऐसी नदी इसमें प्रवेश नहीं कर रही है। आइए इस कथन को समझते हैं। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो आप कमेंट सेगमेंट में अपना आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आप अभी पीछे के डायग्राम में अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता, किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। अगर लाल सागर की हम बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें, आइए जरा देखते हैं लोकेशन को। ये आप लाल सागर को देख पा रहे हो, गल्फ ऑफ एडन, जिबूती, ठीक। यानी एक इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का एक इनलेट है जो आपको अफ्रीका और एशिया के बीच में दिख रहा है। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन आपको मैप में स्पष्ट दिख रही हैं। सूडान, इरिट्रिया, जिबूती ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक। तो इंडियन ओशन को आप देख पा रहे हैं बाबेल मालदीव स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ एडन से आप इसमें जोड़ पा रहे हो, ठीक। अब प्रश्न पे आते हैं, कि कथन कौन सा सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका आंसर जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल स्पष्ट है, रेड सी में वर्षण कम होती है और कोई खास नदी प्रवेश नहीं करती। एज प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो, नो बिग रिवर ड्रेन्स इनटू इट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज वेरी हाई एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई, ह्यूमिडिटी इज हाई इन द रीजन। क्या हो रहा है यहां पे? रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई वैल्यू ऑफ सैलिनिटी इस क्षेत्र में। तो अब आपके सामने इसका आंसर आ गया है ना? क्या रहा है आंसर? तो आप इसमें दोनों कथन सही है, ठीक। एक और दो दोनों, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, ये पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। Scarcity of rainfall, Red Sea receives little precipitation in any form, no major source of fresh water, result in excess evaporation, summer temperature are much higher with relatively high humidity। ये आपको ब्यूटीफुल कलर दिख रहा है रेड सी का, ठीक। क्योंकि अफ्रीका टूट रहा है, रिफ्ट वैली एक्सपेंड हो रही है। बार बार मैंने क्लास में कहा था ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्लास में मैंने कई बार स्पष्ट बात किया है। आइए पहले बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू EPA एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें, हमने जब प्लेट टेक्टोनिक्स किया था तो भी मैंने बात किया था, जिन बैचेस में मैंने एनवायरमेंट लिया वहां भी बात किया था कि सल्फर के ऑक्साइड्स SOX का नेचुरल सोर्स वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी है। वॉल्केनिज्म इज द मेन नेचुरल सोर्स फॉर एमिशन ऑफ SOX इन द एटमॉस्फेयर। याद आया? अब EPA की जो रिपोर्ट बता रही है, अब आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। साफ साफ मेंशन है कि पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज डी इज द राइट आंसर। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाली विद्युत संयंत्र, और साथ में उसमें ऐड किया उन्होंने एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। सो 30 का डी इज द राइट आंसर। मैं जानता हूं कि आप आंसर जानना चाह रहे हो, इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं लगा रहा
और फास्ट मूव कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। इस पे तो इसी चैनल पे शॉर्ट्स मेरे पड़े हुए हैं, ठीक। तो एटमॉस्फेयर की हीटिंग अर्थ के सरफेस से एमिटेड पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होती है, यानी कि जो कथन एक है वो सत्य नहीं है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीनहाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। हमने बात किया था कि all those gases and components present in the lower atmosphere that are transparent to insolation but absorbs long waves back radiations emitted by Earth's surface are behaving as greenhouse gas, and out of them only 6 are recognized by Kyoto. Clear? यानी अगर हम बात करें तो निचले वायुमंडल में मौजूद वे सारी गैसें जो सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारदर्शी हो, लेकिन जब पृथ्वी की सतह पर टकराने के बाद ये पार्थिव विकिरण के रूप में आती हैं तो उन्हें अवशोषित करती हैं, ये हरित गृह गैस कहलाती हैं। और यही हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल में, निचले वायुमंडल में एक उचित तापमान, आवासीय तापमान के लिए जिम्मेदार है। इनमें से 6 को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत चिन्हित किया गया है। हमने क्लास में कई बार आपसे पूछा है, बताया भी है, रिवाइज भी करा दिया कि इनकी GWP कैसी है, ठीक। और अगर हम बात करें तो CO2 एक क्योटो द्वारा चिन्हित इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो लगभग 50 से 55% कुल ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। तो क्या रहा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट गाइस, डी इज द राइट आंसर, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। 51 का डी, तो जो शॉर्ट वेव्स सन से आई वो ट्रांसपेरेंट है, उनको ग्रीन हाउस गैस, उनको CO2 अवशोषित नहीं करती क्योंकि ये लघु किरणें हैं, वेवलेंथ इनका कम है, पेनिट्रेशन पावर हाई है। लेकिन जब अर्थ सरफेस इनको लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में री एमिट कर रहा है तो ये CO2 और अदर गैसेस इनको एब्जॉर्ब करती हैं और निचले वायुमंडल में तापमान को मेंटेन करती हैं। इसीलिए पृथ्वी की सतह से क्षोभ विक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, ठीक। चलिए गाइस, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कुछ मेरे विद्यार्थियों ने बताया भी कि सर जल्दीबाजी में ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैंने कहा भाई कैसे गलत हो गया? ये तो आपने साफ साफ नोट्स में लिखा है। मैंने आपको पीटरसन का रिलेशन बताया था। आइए देखते हैं। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। कुछ लोग जल्दीबाजी में 16 से 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट और 6 से 8 पोल्स पे हाइट को थिकनेस से कंफ्यूज कर गए हैं, ठीक। भाई यहां पे क्षोभ मंडल की मोटाई की बात हो रही है, तो हमारे पास पीटरसन का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? नोट्स में लिखा रखा है मैंने आपको कि भाई इक्वेटर को उन्होंने माना यूनिटी और लगभग, मैं बता दूं, लगभग 45 गुना ध्रुवों पे थिकनेस, मोटाई ज्यादा है, 44.7 टाइम्स। क्यों? सूर्य की किरणों का तिरछा होना, तापमान का कम होना, गैसों का संघनित कंडेंस होना, पृथ्वी की त्रिज्या का ध्रुवों पर कम होना, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का अधिक होना, ये सारे कारण जिम्मेदार है। यानी कथन एक, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर इज मच ग्रेटर, ये हो गया गलत। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई का अधिक होना हो गया गलत। आगे देखते हैं। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स। बिल्कुल याद करिए हमने कितने अच्छे से हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल किया था और हमने समझा कैसे जितनी एयर मास गर्म है, एक्सपेंड हो रही, फैल रही है,
उसकी मॉइस्चर धारण क्षमता बढ़ रही है, वो हल्की हो जा रही है, ऊपर उठ रही है। यानी कथन 2 सत्य है। ठीक, अब देखते हैं इसमें से क्या आंसर है। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। गाइस, डी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन लोगों ने क्लासेस स्किप बंक नहीं की है और सिंसियरली क्लास की है, उनका तो झमाझम हुआ है। जिन्होंने क्लास बंक मारी है, उनका डैश एंड डैश हुआ है, जिसकी मुझे सहानुभूति है। जब जगे तभी सवेरा, दूर करेंगे हम अंधेरा, है ना। और आप बात मान लो मेरा, यही से होगी नई सवेरा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम योर नोट्स। क्लास में टेबल हमने बना रखा है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वल खंडास्मी पायरोक्लास्टिक मटेरियल, राख और धूल एस एंड डस्ट, NOx नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, सल्फर के कंपाउंड्स SOX। याद है आपको, हमने स्पष्ट लिखा है। हमने वॉल्केनिक बम, लेपिलाई, टफ की बात की है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल की बात की है, NOx की बात की है, और कहा था टोटल गैसेस इरप्शन का, कुल गैसेस इरप्शन का 90% इज वाटर वेपर स्टीम। यानी चारों सही है, ऑल 4 आर करेक्ट, सभी 4 सही है ना प्यारे विद्यार्थियों। आइए देखते हैं। तो अगर आप 2025, 26, 27 प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास अधिक समय नहीं है। आप सिंसियरिटी के साथ लग जाएं, हमसे जुड़ जाएं और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है। जरा क्वेश्चन देखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम isothermal maps in the month of January? Isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. Presence of cold ocean currents, Gulf Stream ये तो वार्म है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये तो वार्म है, मेक्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। गाइस, यहां पे सीधी बात होगी गलत, साफ साफ आपको दूसरा गलत दिख रहा है। मैंने क्लास में बताया था, रसिया का मर्मांस्क पोर्ट का उच्च अक्षांश पे होने के बावजूद भी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब पहुंचती है तो वर्ष भर ये पोर्ट आइस फ्री रहता है। याद आया? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। आइए देखते हैं तो क्या क्या वन आपको ढूंढना है, करेक्ट कोड ढूंढना है आपको, है ना। तो बोथ 1 and 2 नहीं होगा, नाइदर 1 और 2 नहीं होगा, है ना। क्लियर है? क्या बचा आपके पास? आप स्मार्टली आंसर निकाल सकते हो। जैसे दूसरा गलत हुआ, दोनों नहीं हो सकता, है ना। अब आगे देखते हैं। आइसोथर्म्स, एक मिनट इसे होल्ड करेंगे। आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन। अब यहां ध्यान देंगे, मैं आपको कमेंट चेक करने का प्रयास कर रहा हूं, क्या लिखा है आपने। चलिए थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन थी। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूं। स्टेटमेंट 1 को लेके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, तो मैं सीधा आंसर बता दूं, 1 ओनली। आपको पहले केवल 1, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्लियर है? आइए देखिए, समझिए, हैव अ लुक। देखिए आप, अगर हम तापमान की बात करें जनवरी के महीने में, जनवरी में सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जाहिर सी बात है, जनवरी में हमारे हेमिस्फीयर में विंटर्स है। क्लियर? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड मासेस आर कोल्डर देन द ओशंस। लैंड जल्दी से गर्म, जल्दी से ठंडा, ओशंस धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा। बेसिक्स सब क्लियर है आपका। आगे देखते हैं। एज द एयर इज वार्मर ओवर द ओशंस, क्यों? ओशन धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ठंडा होगी। देन ओवर लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
isotherms bend towards the north, that is poles, when they cross the ocean, and to the south equator over the continents. इसलिए स्टेटमेंट 1 को हमने सही मान लिया था, ठीक। This can be clearly visible over the North Atlantic Ocean. Presence of warm ocean currents, Gulf Stream, North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean warmer and isotherm bend towards the pole. ऐसा हम देख पाते हैं. Over the land, temperature decreases sharply and isotherm bend towards the equator in Europe. ऐसा हमने पाया है. In the southern hemisphere, effect of ocean is well pronounced. क्यों? क्योंकि 20% ही कुल लैंड मास southern hemisphere में है. 80% टोटल लैंड मास इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. Which of the following countries are well known as two largest कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? गाइस, कोट डी आइवर और घाना. सी इज द राइट आंसर, ठीक. सी इज द राइट आंसर. लगभग 50% वर्ल्ड के कोकोआ ये प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मैपिंग बेस्ड नदियों का किया है. मतलब बहुत सारे पीपीटीज आपको भारत के नदियों का, चाहे वो बात गंगा की हो, दक्षिण भारत की नदियों की हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हो, मैंने आपको दिया है. एक आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? आप एक बार जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए. प्रयागराज से आप आगे बढ़िए. ये आ गया इलाहाबाद प्रयागराज. आपको दिख रही पहले पश्चिम में गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी. गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी. गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी. बी इज द राइट आंसर. क्लियर गाइस? देखिए, मैंने बहुत डिटेल में, डेप्थ में पढ़ाया था, क्योंकि मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, है ना. और जो क्वेश्चन, जिन एरिया से, टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए, अभी बात खत्म नहीं हुई, रेस अभी जारी है. मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू तक वो सारे नॉलेज आपके काम आएंगे, है ना. चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जाहिर सी बात है, वर्षण होगी, वर्षा होगी तो चट्टानों का अपक्षयन, रासायनिक अपक्षयन, केमिकल वेदरिंग होगा. क्यों? रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन. जब रेनफॉल होगी तो एटमॉस्फेयर के 21% ऑक्सीजन वो भी डिसॉल्व होगा और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वो भी डिसॉल्व होगा. CO2 डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन चट्टानों के मिनरल्स के खनिजों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कराएगा, है ना. और दोनों केस में वो वेदरिंग को प्रमोट करेगा. अगर चट्टानों के दरारों में, क्रैक्स में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षयन को प्रमोट करेगा. तो टॉपिक्स में कंसेप्ट्स को लिंक करना था. यानी तीनों कथन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यस, और उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिनरल्स की ऑक्सीडेशन और बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्रैक्स में, दरारों में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ने से बढ़ी. यानी अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. जाहिर सी बात है, सो ए इज द राइट आंसर. अगर किसी प्रश्न में आपकी मुझसे असहमति होगी तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा या कमेंट में लिखकर बताइएगा. कई बार ऐसा होता है कि आप जो ऑप्ट करके आते हो,
अगर मैंने उसे नहीं मार्क किया तो आप नाराज से हो जाते हो, तो नाराज नहीं होना है, ठीक। तो ए इज द राइट आंसर, समझा दिया मैंने आपको। आइए देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज, इसमें से कितने देश पूछ रहा है, हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। अब अगर मैप हमने कभी देखा है या मैप देखते रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता है, आप देख पाते हो। क्या रहा आंसर आपका? ओके, क्या टिक किया आपने? अच्छा, नॉर्वे और जर्मनी, बिल्कुल सही है, नॉर्वे और जर्मनी, केवल दो, बी इज द राइट आंसर। सो ओनली टू, बी इज द राइट आंसर। देखिए 58 का बी। तो अगर नॉर्थ सी की बात करें तो नॉर्दर्न यूरोप में पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, बॉर्डर्स की बात करें, आपको अभी मैप दिखा दूंगा, यूके, नॉर्वे टू द वेस्ट, पश्चिम में यूके और नॉर्वे, डेनमार्क टू द साउथ, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस टू द ईस्ट, पूरब की तरफ, फरो आइलैंड एंड नॉर्वे का वॉलबर्ड आर्किपेलागो टू द नॉर्थ। द नॉर्थ सी लाइज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस। मैप में देख लेते हैं, ठीक। ये आपको साफ साफ नॉर्थ सी दिख रहा है। तो फिनलैंड बाल्टिक सी के पास है, रसिया इधर है, फिनलैंड नहीं, रसिया नहीं, साफ साफ आपको नॉर्वे और जर्मनी दिख रहा है। तो हमने दो ऑप्ट कर लिया था, 58 का बी हमने कर लिया था। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना यूपीएससी क्या करती है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। धुआंधार, मालवा, वाटरफॉल, रिवर, रीजन, रिवर, जलप्रपात, क्षेत्र, नदी। आइए लेवल 1 में देखते हैं कि कितनी गलतियां आपको यहां दिख रही हैं। पहले लेवल 1 में देखते हैं और फिर आगे बढ़ लेंगे। चलिए, तो धुआंधार आपको याद है? यस नो? क्वेश्चन नंबर 59। मैं भी जरा एक बार आपके कमेंट्स देखूं, क्या लिख रहे हो आप? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। नर्मदा नदी तो सही है, धुआंधार भी सही है, जबलपुर सही है। क्या जबलपुर मालवा का पार्ट है ना? अगर नर्मदा की ओरिजिन की बात करें तो इट इज नॉट मालवा प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू, है ना? भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स, तो पहला हो गया गलत। हुंड्रू बिल्कुल सही है। सुवर्ण रेखा, रांची, पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, सही है। गरसोप्पा, गरसोप्पा इज ऑन द श्रावती रिवर, नेत्रवती रिवर नहीं है, तो यह गलत है। क्या हो गया? हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? सिर्फ एक, ओनली वन, हुंड्रू वाला ए। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज थे, तो मालवा मैंने क्लास में डिस्कस किया था, पूरा मैंने जिले आपको बता दिए थे कि कैसे आपको इसमें वेस्टर्न एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ मिड एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स तक आ रहे थे, है ना? कर लिया? आइए कुछ वैल्यू एडिशन आपको दे दूं। धुआंधार फॉल नर्मदा नदी पर स्थित है, भेड़ाघाट एंड 30 मीटर्स हाई, नर्मदा रिवर मेकिंग इट्स वे थ्रू द वर्ल्ड्स फेमस मार्बल रॉक्स, narrow down and then plunging into a waterfall known as धुआंधार। नर्मदा कहां से निकल रही है? अमरकंटक प्लेटू से निकल रही है, नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हुंड्रू फॉल रांची पुरुलिया हाईवे, स्टेट ऑफ झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, हमने सही कर लिया था। सुवर्ण रेखा रिवर, जहां पे वो गिरती है, हाइट ऑफ 90 मीटर्स, फॉर्मिंग वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल। ठीक, आइए आगे देखते हैं।
जोग और गरसप्पा वाटरफॉल, जिसका नाम अब महात्मा गांधी वाटरफॉल हो गया है, रिनेम्ड एज महात्मा गांधी वाटरफॉल, सेकेंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया, कहां पर प्रेजेंट है? सागरा तालुक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इट इज ऑन रिवर सारावती, नॉट नेत्रावती, है ना? तो इसलिए हमने इसे कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए। तो गाइस एक बार रिपीट कर दूं, 59 का ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, केवल एक। 60 पे आएंगे। कंसिडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन बेसिक्स भी है। तो कितनी बार क्लास में बात की थी, याद करिए ट्रिक, कि ब्लैक फॉरेस्ट का नाम लेते आपके माइंड में क्या आ रहा है? मैंने कहा था ना आपसे, देखिए आप, अगर हम वॉसेजेस की बात करें तो वॉसेजेस एक राइन नदी, रिवर राइन फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से बह रही है। राइन के एक तरफ जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन है, दूसरी तरफ वॉसेजेस फ्रांस में एक ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर है? ब्लॉक माउंटेन मीन्स भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ये बेसिक्स हुई। यानी एंडोजेनेटिक टेंशनल फोर्सेस के कारण जो क्रैक्स बनी, उन्होंने फिशर्स की फॉर्मेशन करी और वर्टिकल मूवमेंट से ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। संक्षेप के शब्दों में आगे देखते हैं। वोसेजेस ब्लॉक माउंटेन है, गलत। आल्प्स एक फोल्ड माउंटेन है, गलत। नॉर्थ अमेरिका का एपलेशन एक फोल्ड माउंटेन है, सही। साउथ अमेरिका का एंडीज एक फोल्ड माउंटेन है, सही। हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज करेक्टली मैच्ड? 3 और 4 यानी कि 2 करेक्टली मैच्ड हैं। बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। आसान प्रश्न था, अगर आ गया तो आसान, नहीं तो यही कठिन। जीव सिकाड़ा, साइकेंडा, मंडूक फूदक, फ्रॉग हॉपर, ताल विसर्पी, पॉड स्केटर, हमेशा आप अंग्रेजी के सोर्स को देखें। सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर, यूपीएससी कई बार कभी तितलियों के नाम, कभी कीटों के नाम, मछलियों के नाम, पौधों के नाम आपसे पूछती रही है 2011 के बाद से। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये है क्या? ये है क्या? ये दिखते कैसे हैं? आइए पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर आप मुझे बताइएगा। ये पॉन्ड स्केटर, ये सिकाडा, ये फ्रॉग हॉपर, दिखा आपको? अब आपके पास विकल्प था, क्या ये पक्षी हैं, बर्ड्स? नहीं। क्या मछली है? नहीं। क्या ये सरीसृप वर्ग के जीव है? नहीं। ये तो इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं। कहां से, कौन से ऑर्डर के? ये इंसेक्ट्स हैं। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स जिसे बोलते हैं हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा के सदस्य हैं। ठीक, तो इंसेक्ट्स की बात करें, यानी इस प्रश्न में सी इज द आंसर। 61 का सी इज द आंसर, 61 का सी इज द आंसर। ठीक, चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। एक आर्टिकल आया था जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। मेनी च्यूइंग गम्स, यहां पे मेनी है, फाउंड इन अ मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि कुछ ही बायोडिग्रेडेबल है ना? तो मेनी ये सही है। मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक्स एज गम बेस, मेनी ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्योंकि प्लास्टिक इसका गम बेस है, इसीलिए वो एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है।
ये बात इतने पर नहीं रुकेगी, थोड़ा आपके संतुष्टि के लिए मैं आपको पॉइंट्स और समझा दूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम च्युइंगम की कंपोजिशन की बात करें तो एक गम बेस है, इसी में प्लास्टिसाइजर्स, गम कोर विच मे और मे नॉट बी कोटेड। गम बेस किसका बना है? इनसॉल्युबल गम बेस, ठीक। ह्यूमेक्टेंस, इलास्टोमर्स, इमल्सिफायर्स, फिलर्स, वैक्सेस। आगे और देखते हैं। मुख्य इसका जो क्या है? पॉलीविनाइल एसीटेट, यही प्लास्टिक है जिसे आप यूज करते हो ग्लू बनाने में, गोंद बनाने में, प्लास्टिक के बैग बनाने में और बॉटल बनाने में। ध्यान सुनिएगा, तभी आप इसे निगलते नहीं हो। प्लांट बेस्ड ओरिजिन के च्युइंगम्स बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है। प्लास्टिक इज द इंग्रेडिएंट दैट मेक्स च्युइंगम चीवी, और आप देखोगे वो उसका गम बेस बना रहा है। कुछ इको फ्रेंडली, देयर आर सम च्युइंगम्स ब्रांड ऑन द मार्केट जो प्लास्टिक फ्री है, कुछ प्लास्टिक फ्री है, मेनी जैसे ग्ली गम, सिंपली गम, द हम्बल, ये इको फ्रेंडली प्लास्टिक फ्री है। प्रश्न में स्पष्ट है, मेनी मेनी, क्लियर है? ये यहां पे ध्यान देने वाली बात थी। तो 62 का ए इज द राइट आंसर। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स: ब्राजील, इंद्री, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु, ठीक। अब ऐसे प्रश्न आपको न तो कोई पढ़ाएगा न तो आप पढ़ पाओगे। ये आप अगर टकरा गया आपसे तो सवाल बन जाएगा, नहीं तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। हर साल यूपीएससी कुछ ऐसे सवाल पूछेगी जो आपको न तो कोई पढ़ेगा न तो कोई पढ़ाएगा। ये कुछ वैसा ही है। आगे देखते हैं। ये आपको दिख रहा है इंड्री, इंड्री है एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड ओनली इन रिमोट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मेडागास्कर, जो वहां के नियम के द्वारा बचा हुआ है। कहां मिल रहा है? मेडागास्कर। यानी इंड्री का ब्राजील हो गया गलत, पाला हो गया कट। आगे देखते हैं। एल्क, आजकल ये एल्क दिख रहा है, नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। कुछ एल्क की स्पीसीज इंडोनेशिया में पाई गई है। बोनोबो एप्स आर फाउंड, ये दिख रही है आपको, ओनली इन, कहां पे भाई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नोन एज कॉन्गो बेसिन। इस बार कॉन्गो बेसिन से 2 सवाल आए हैं, क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है आंसर यहां पे, ये देखिए आप। तो बोनोबो वाली बात मैच नहीं हो रही है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाल दे रहा हूं। यहां पे अब यूपीएससी क्या ऑप्ट करेगी? या तो ए ऑप्ट करेगी ओनली 1, या तो नन। स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो डी ऑप्ट करेगी, और अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहेगी तो ए ओनली 1। तो यहां पे A/D। अब डिपेंड अपॉन यूपीएससी किस लेवल पर स्ट्रिक्ट जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह-विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it, and that is the only insect that can pollinate this tree? स्कूल डेज एनसीईआरटी से आप अजीर फिग पढ़ते आए हो। A68 का A इज द राइट आंसर। फिग इन हिंदी अजीर। ये आपको वैस्प दिख रही है, ठीक। All fig trees are pollinated by very small wasp of the family Agonodidae, tropical plant with numerous species around the world. तो wasp के साथ साथ ये भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैकेनिज्म है जो मैं अभी फिलहाल आपको नहीं बता रहा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं साइड भी हो गया हूं, ठीक। चलिए, बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉक्स, तितली, मत्स्य और मेढक,
कौन विषाक्त जातियां हैं, पॉइजनस स्पीसीज हैं? देखते हैं गाइस। पेपिलो, नाम तो पेपिलियो है खतरनाक। क्यों भाई? मोस्ट पॉइजनस बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड, यानी तितली पॉइजनस है। क्लियर? स्पीसीज ऑफ पफर फिश मोस्ट पॉइजनस इन द वर्ल्ड, मछली भी पॉइजनस है। एंड सेकेंड मोस्ट पॉइजनस वर्टिब्रेट गोल्डन डार्ट फ्रॉग, दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक पॉइजनस मेढक है। तीनों के तीनों पॉइजनस हैं। पहले मैं आंसर टिक कर दूं, आगे बढ़ूं। सभी तीन, ऑल थ्री आर पॉइजनस। क्लियर? आगे और देखते हैं। मोस्ट, अगर इस फ्रॉग की बात करें तो इस फ्रॉग में इतना जहर टॉक्सिन है कि वो 10 से 20 इंसान को मार सकता है। सोचिए आप, ओ माय गॉड। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कैसियो, पपाया, रेड सैंडर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? काजू, पपीता और रक्त चंदन में भारत के देसी वृक्ष कौन से हैं? अगर हम काजू की बात करें, याद होगा आपको, नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका कौन? विच वन? पापाया ओरिजिनेट्स फ्रॉम सदर्न मैक्सिको टू सेंट्रल अमेरिका। तो पापाया तो नहीं है, कट। कहां उत्पत्ति हो रही पापाया की? सदर्न मैक्सिको टू सेंट्रल अमेरिका। रेड सैंडर्स की बात करें, रक्त चंदन की बात करें, मूवी आई थी जिसका पार्ट 2 आने वाली है, समझ रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश, सही है बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट क्या है कि दिसंबर 2022 से अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के WPA के शेड्यूल 4 में मेंशन हो गया है। ये याद रखेंगे, आगे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काजू की बात करें, इट इज मूल निवासी, नेटिव ऑफ ब्राजील, तो केवल एक, ओनली वन, ओनली वन। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज? ओनली वन। आप देख पा रहे इस बात? तो कौन सा ओनली वन? रक्त चंदन। क्लियर? ए इज द आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू, बिल्कुल आपके नोट से, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद द अल्टीट्यूड। भाई लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे इन क्षोभ विक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर 90% of water vapor is confined up to height of 6 to 8 kilometers. Clear? So with increase in height, क्या होगी? Amount decreases. So statement is correct. Percentage is maximum at poles. गलत. Over poles, sun rays are slanting. Over poles, over tropics, it is more in concentration. है ना? तो दूसरा गलत हो गया। A1 ओनली, केवल एक। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम नहीं है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हैं। सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण ये अधिकतम नहीं है। तो 72 का A इज द राइट आंसर। हम लोग सेट डी डील कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक रेंज निम्न है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। बात करते रीजन आ गया इक्वेटोरियल। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट देयर, पूरे साल वर्षा हो रही है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर। भाई अगर हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें तो रोज वर्षा हो रही है, कन्वेक्शन रेनफॉल, समवहनीय वर्षा हो रही है, तापमान का अंतर वार्षिक और दैनिक कम है। लेकिन जब सूर्य की किरणें शिफ्ट हो रही हैं तो रेनफॉल की वैल्यू 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच वेरी कर रही है। तो उपरोक्त विकल्प ए इज राइट आंसर, विषुवतीय जलवायु इक्वेटोरियल क्लाइमेट।
तो बाकी के विकल्प उसके क्लोज नहीं है। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में डेली रेनफॉल नहीं हो रही है। चलिए, विथ रेफरेंस टू गाइस, हमने क्लास में, याद है आपको, एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया था और बॉल और डिस्क एक्सपेरिमेंट किया था। पूरी मेरी मेहनत रंग ला रही है, देख रहे हो आप। कोरियोलिस फोर्स की बात की थी मैंने आपसे, और मैंने आपको पूरा उस बॉल और डिस्क एक्सपेरिमेंट से आपको समझाया था। क्वेश्चन इज क्या समझाया, देखते हैं। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। हमने कहा था ना कि साइन थीटा उसके फॉर्मूला में है, और थीटा इज डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी इक्वेटर पे 0 हो गई। साइन 90 की वैल्यू 1, पोल पे सर्वाधिक हो गई। ठीक, यानी कोरियोलिस बल ऑलवेज परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। ध्यान सुनेंगे, है ना। तो आप यहां देखिए, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। यस, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ विंड एंड मास ऑफ मूविंग बॉडी। तीनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ऑफ बॉडी की बात यहां पर नहीं दी है, ये दो ऑप्शन आपको दिए हैं, तो दोनों मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, तभी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पे फॉर्म नहीं हुए। 74 का सी, बोथ 1 and 2 पूरा एक्सप्लेन किया था, पूरा हमने बोर्ड पे क्लास में ड्रॉ किया है। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। भाई, जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है ना, तो जाहिर सी बात है, ये देखिए आप, सूर्य की किरणों का कर्क रेखा पर लंबवत पड़ना, यानी यहां पे 12 घंटे से दिन और रात, है ना। और जैसे ऊपर जाओगे दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, और आर्कटिक वृत्त के बाद कोई रात नहीं होगी, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त 2 और 4, डी इज द राइट आंसर। 75 का टी। आइए देखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ी, और जैसे कर्क रेखा से हम उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं आर्कटिक वृत्त के बाद कोई रात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा दिन हो रहा है। और इस तरह 2 और 4 आपके 2 और 4 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल बिकम्स द राइट आंसर। याद है, पूरा मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करके अच्छे से आपको समझाया था, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लोगों ने गलत किया हुआ, काफी लोगों ने। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following denotes that region? निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। बात कॉन्गो बेसिन की हो रही है, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और जिनके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किसकी बात हो रही है? कॉन्गो बेसिन की बात हो रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक, कई लोगों ने अमेजन बेसिन किया हुआ है। अमेजन बेसिन के बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, ये लंग्स ऑफ अर्थ है। अमेजन बेसिन की खास बात 14% एरिया और 40% एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राथमिक उत्पादकता। रिपोर्ट देखिए आप। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड इज इन द डीआरसी कॉन्गो बेसिन। नेचर में एक आर्टिकल आया है जिसमें रिसर्चर ने डाला है
कि 16.7 मिलियन हेक्टेयर्स के एरिया में इन्होंने बताया है कि ये 26 to 32 बिलियन टन्स ऑफ CO2 के सिंक के रूप में ये बिहेव कर रहा है गाइस। तभी तो हम लोगों ने दलदलों को बचाने के लिए रैमसर कन्वेंशन साइन किया हुआ है टू कंजर्व द वेटलैंड्स। पीटलैंड इज टाइप ऑफ वेटलैंड। स्वैम्स, मार्सेस, बॉग्स, लेक्स, मैंग्रोव्स, कोरल्स, all of them are under Ramsar Convention defined as wetland। तो ये कार्बन सिंक है। सेंट्रल कॉन्गो बेसिन इज होम टू 36% of world's tropical peatland area and stores 28% of world's tropical peat carbon। So it is very important to conserve the region because it is ecologically highly significant। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। ग्राउंड नट, मूंगफली, कुल्थी, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन ये तीनों के तीनों मटर की फैमिली लेगुमिनेसी दलहन से संबंध रखती हैं। 79 का सी इज द राइट आंसर। ये आपको ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन, ये दाल वाली फैमिली इट इज फेमस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर के अनअवेलेबल नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है गाइस। छोटे क्वेश्चंस आप गलत करना, सिंपल क्वेश्चंस आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक। अब जो रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो ये मैंने आपको पेपर के बारे में एनालाइज कर दिया, बता दिया। तो जो लोग 2025, 26, 27 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने क्या पाया? पहले आप एनसीईआरटीज, जीसी लियोंग्स, एनवायरमेंट की स्टैंडर्ड बुक्स, साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के आर्टिकल्स में पिछले 15-18 महीनों में क्या चर्चा में रहा, स्ट्रेट क्वेश्चंस वहां से आया है। टॉपिक की लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी भी आप मेहनत कर लो, सारे क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, तो उसमें परेशान नहीं होना। हाँ, जो स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन, जो इस बार एग्जाम दिए हैं, और आने वाले लोग बाकी तैयार हो जाएंगे, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप आगे तैयारी करना चाह रहे हो तो अनअकैडमी मुखर्जी नगर में हमारी नई बैच लॉन्च हो रही है, आप वहां पे कांटेक्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को एक सही रास्ते पे ला देंगे। जय हिंद, थैंक यू।